लड़की का उम्र 23, लड़के का 35, लड़के का उम्र 35 प्लस, लड़की 30, लड़के का उम्र 20, लड़की का उम्र 28, ऑल ट्रैप्ड इन द सेम लूप एंड दैट इज, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, शारीरिक संभोग, बॉडी काउंट। आइए सुनते हैं ये कहानी कि इनके जीवन में बॉडी काउंट का क्या इम्पैक्ट रहा। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। हालांकि वो टॉपिक कई बार पूरे सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, सब जगह पर उसके ऊपर काफ़ी विचार हो चुका है। बट मुझे लगा कि हाल फिलहाल में कुछ ज़्यादा ही इस चीज़ पर फिर से चर्चा हो रही है, तो क्यों ना हम इस चीज़ पर थोड़ा सा बात करें। और मैं इस चीज़ को जोड़ते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन से दो कहानियाँ ऐसी हैं जो आपको बताना चाहूँगा, और उन कहानियों का क्या संबंध है बॉडी काउंट से। तो बॉडी काउंट अगर आप जानते हैं तो आप तो जानते ही हैं, अगर आप नहीं जानते तो बॉडी काउंट बेसिकली उसकी अगर हम व्याख्या करें तो हम कुछ इस तरह से उसकी व्याख्या करेंगे कि कोई भी इंसान अपने शरीर को कितने लोगों के साथ भोगता है, फॉर सेक्सुअल प्लेजर हो या फिर आपका कोई भी उद्देश्य रहे, बट आप कितने लोगों के साथ अपने शरीर को भोगते हैं, ये बेसिक है। चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, इससे कोई मैटर नहीं करता, चाहे समलिंगी हो, तो सबके लिए एक ही है, एक बराबर है। बहुत लोगों का बहुत कुछ इस पे बोलना है। शायद हमारा ये जो आलोचना है इसे सुनकर भी अगर कुछ लोगों के मतलब हाथ में आया ये वीडियो और वो लोग ये बोलेंगे नहीं ये सब तो फालतू बातें हैं, आ गया और एक प्रोपेगेंडा फैलाने वाला कोई व्यक्ति। इसमें जो प्रतिक्रियाएं आती हैं हमेशा से काफ़ी फैली हुई प्रतिक्रियाएं आती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, और कुछ लोग बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं कि नहीं ये तो हमारी आज़ादी है, हम चाहें जैसा करें, हम चाहें 10 लोगों के साथ शारीरिक संबंध रखें, हम चाहें 50 के साथ शारीरिक संबंध रखें, हम चाहें 1 के साथ शारीरिक संबंध रखें, ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, आपको क्या इसमें जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे टाइप के लोग अपना जो प्रतिक्रिया है वो देते हैं। पर हम उन सब प्रतिक्रियाओं में ना जाते हुए थोड़ा सा इसको अलग दिशा में लेते हैं, क्योंकि अंततः हम लोग मानव हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मानव जन्म में हमें एक ऐसा अद्भुत चीज़ मिला है जो बाकी योनियों में नहीं है, वो है चेतना। यही चेतना ही है जो हमें दूसरे प्राणियों से अलग और ऊपर रखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका बॉडी काउंट जितना ज़्यादा है तो आपका आचरण जो है उतना ज़्यादा पशुवत है। मैं कुछ पढ़ना चाहूँगा आज। मुझे एक जो किताब है अचानक से मेरे रैक में रखा हुआ था, जो मुझे मिल गया। श्रीमद् AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने ये लिखा है। तो मैं किसी भी तरह से ISKCON से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, पता नहीं आज ऐसे ही खोलते खोलते मैंने इस किताब को खोल लिया, और खोलते ही पहले ही पन्ने पे जो लिखा था मुझे कुछ लगा कि हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक से थोड़ा बहुत इसका रिश्ता है। भौतिक जीवन नश्वर, मोहमय तथा दुखों से भरा है। इसमें सुख का नामो निशान भी नहीं है। इसमें लोग केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास करते रहते हैं, और कष्टों से अस्थायी तौर पर छुटकारा पाने को सुख कहा जाता है। अतः प्रगतिशील भौतिक भोग का मार्ग नाशवान, कष्टमय तथा मोहमय है। तो हम अब जो मेन टॉपिक है उस पे आते हैं। पता नहीं मुझे ये बहुत कनेक्टिंग लगा। जो हमें जो हायर पावर है, अगर आप ईश्वर में नहीं मानते, अगर आप एक हायर पावर में मानते हैं जिसको हम निर्गुण निराकार बोलते हैं, तो भी आप शायद मेरी बात को समझेंगे कि जब हमारी चेतना जो एक हायर पावर के साथ कनेक्ट होती है, जब हम दूसरे इंसान के साथ भी मिलते हैं जुलते हैं, तब भी हमारा एक कनेक्शन बनता है दूसरे इंसान के साथ।
तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जितने ज़्यादा इंसानों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उतना ही उनका जो डेटा होता है हम में आता है, हमारा डेटा उनमें जाता है। ये एक एनर्जी का एक्सचेंज होता है जब आप शारीरिक तौर पे उनके साथ जुड़ते हैं। हाँ, वो अलग बात है अगर आप पूरी तरह नशे में धुत होकर कोई संबंध बनाएं जिसका ख़्याल दूसरे दिन सुबह आपको नहीं हो, सुबह या रात जो भी समय आपको नहीं हो, वो अलग बात है। बट फिर भी आपके जो मस्तिष्क है, आपकी जो चेतना है, उस पर एक इम्पैक्ट तो वो डालेगा। आजकल तो लिव इन का भी काफ़ी प्रचलन चल गया है, बट मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। मैंने एक पिछला जो वीडियो है वो लिव इन पे बनाया था, हालांकि उसमें ज़्यादा कुछ मैंने बोला नहीं था, बट थोड़ा बहुत कुछ इसमें मैंने अपनी जो राय थी वो रखी थी। आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं। तो मैं जो बोल रहा था कि जो स्टेबल रिलेशन में जाने की बात होती है, तो वो बेसिकली भारत में हम लोग रहते हैं, तो शादी ही हमारे लिए एक वो स्टेबल रिलेशन वाला बात होता है। कुछ लोग यहाँ ज़रूर निकल के आएंगे, बोलेंगे हाँ जो लोग शादी कर रहे हैं क्या सब लोग स्टेबल ही हैं। भाई, जो लोग लिव इन में भी रह रहे हैं ना, वो लोग भी मारे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत ही खुशहाल सा जीवन जी रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले यहाँ पढ़ा, गीता में भी यही बात लिखा गया है कि दुखालयम अशाश्वतम। तो ये जो पूरा दुनिया है ये दुखों से ही भरा हुआ है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम और एक नया दुख अपने ऊपर लेना चाहते हैं कि नहीं, उनको अवॉइड करके हम जीवन में दुखों की जो संख्या है वो लिमिटेड रखना चाहें। तो शादी की जहाँ तक बात आती है, जब कोई भी लड़का या लड़की इतने सारे संबंध बनाएगा तो जाहिर है जब वो एक नए रिश्ते में जाएगा तो वो सारा डेटा उसके दिमाग में होता है, एंड वो जो व्यक्ति है वो हमेशा एक एस्केप रूट ढूंढेगा रिश्ते से बाहर निकलने के लिए। उसको तो मौका ही चाहिए ना, क्योंकि वो इतने सारे रिश्तों से बाहर निकला हुआ है ना। जब आप 2 महीने हो, 4 महीने हो, 1 साल हो, 2 साल है, मैं जेन्युइन उन केस की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर कोई लड़का या लड़की जेन्युइनली एक रिश्ते में गए हैं। हालांकि उसमें भी हम जो शारीरिक संबंध है उसको साइड में रखकर वो रिश्ता बना सकते हैं, बट आजकल तो बहुत कठिन है ये सब। बट फिर भी अगर सोचिए कि कोई बंदा या बंदी अगर ऐसे रिश्तों में जाता है बार बार, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 2 साल, तो क्या होता है कि चाहे लड़का या लड़की, तो आप निकले हैं ना उस रिश्ते से, इसका मतलब ये है कि आप हमेशा कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो आपको नहीं मिल रहा है। चाहे वो धन हो, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो व्यक्ति का आचरण हो, ऐसा कुछ आप ढूंढ रहे हैं जो आपको नहीं मिल रहा है ना। और अब जब आप फिर एक नए रिश्ते में जाते हैं तो वहाँ पर भी आप वही करेंगे, आप फिर से कुछ वही उसी तरीके की चीज़ ढूंढेंगे, एक परफेक्ट दुनिया ढूंढेंगे, आपके हिसाब से परफेक्ट दुनिया ढूंढेंगे आप। जो आपको नहीं मिला तो आप फिर से वहाँ से निकलेंगे। इस तरह से क्या होता है कि आपका निकलना आपका अधिकार है, बट उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ आप अकेले उस रिश्ते से नहीं निकलते हैं, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं, दोनों व्यक्तियों का परिवार जुड़ा हुआ रहता है, आपके जो साथी होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं। तो जब हम इतने सारे रिश्ते बनाएंगे तो हमारे ऊपर जो डंप होता है, जो दूसरे साथी जिसके साथ हमने शारीरिक संबंध रखा, क्योंकि हमें तो नहीं पता है कि वो व्यक्ति का आचरण कैसा है, वो व्यक्ति का चरित्र कैसा है, उसका खान पान कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसके अंदर रोग क्या क्या हैं। कई बार बहुत लोग STD लेके आते हैं ऐसे रिश्ते में, क्योंकि आप जब इतने सारे मल्टीपल पार्टनर के साथ जाओगे आपको तो नहीं पता दूसरे व्यक्ति के अंदर क्या बीमारी है क्या नहीं है। तो कई बार आप ना जानते हुए भी बहुत सारी बीमारियां भी लेके आते हैं जिसका पता आपको बाद में चलता है। तो ये तो शारीरिक बात हुई। जहाँ तक आध्यात्मिक बात हुई, मुझे लगता है कि आध्यात्मिक तौर पे भी ऐसा होता है कि हमारा जो चेतन आत्मा है हमारी, वो हमेशा एक आत्मा से ही कनेक्ट होती है। आपको लगता है कि ये तो सुख हम ले रहे हैं शरीर का, पर वो बहुत क्षणस्थायी होता है। उसके बाद क्या, आपका दिमाग बौखला जाता है जब आप इतने बार इतने सारे रिश्तों में जाते हैं, निकलते हैं ना, और आपको हमेशा काम वासना जो है वो सताती है। आपका जो दिमाग है वो हमेशा उसी चीज़ पे अटका रहेगा
अब चाहे आप वो काम का संबंध किस चीज़ को पाने के लिए रख रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट फिर भी अगर आप धन के प्राप्ति के लिए रखते हैं फिर भी आपको वही चीज़ दिमाग में आएगा, अच्छा अच्छा ठीक है मैं इसके साथ रिश्ता रख लेता हूँ या रख लेती हूँ, है ना। तो वो तो होगा ही होगा, क्योंकि आप जितने लोगों के साथ संबंध रखेंगे आपका उतना ही ज़्यादा दिमाग घूमता रहेगा, फिरता रहेगा, आप नए नए शिकार ढूंढते रहेंगे। मैं शिकारी कहूँगा इसको, और क्या कहूँगा। कुछ दिनों पहले एक कथावाचक थे, उन्होंने मुंह मारना बोल दिया था, तो उस पर बहुत लोगों ने बहुत कुछ बवाल कर दिया था। तो बट अगर आप देखें वो शब्द में कुछ गलती नहीं थी, हालांकि उन्होंने सिर्फ लड़कियों को कहा, जो उन्हें सिर्फ लड़कियों के बारे में नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि लड़की अगर करती है तो वो भी किसी लड़के के साथ ही करती है ना। तो मुंह मारना ना तो दोनों तरफ से ही होता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, और एक्चुअली मुंह ही मारना होता है। शरीर का शरीर के साथ संबंध हो रहा है, मुंह मारना नहीं हुआ तो क्या हुआ वो। और जब रिश्ते टूटते हैं तो ये एक बौखलाहट पैदा करती हैं दिमाग में, क्योंकि आप जो चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है और अचानक से ऐसे चीज़ें इधर उधर गड़बड़ा जा रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा बौखलाहट होती है जितना ज़्यादा बॉडी काउंट होता है। और फिर आप नशा करना, व्यभिचार करना, पार्टियों में जाना, आपके कोई कुसंग तो आजकल बहुत धड़ल्ले से मिल रहे हैं, तो आपको मिल ही जाएगा। और अगर नहीं मिला तो फिर आप अकेले रूम पे रहे, आपने दारू पे दारू, गटका, सिगरेट पिया, फिर मतलब है तो डेटिंग ऐप तो है, चाहे आपको साथी मिले नहीं मिले, आप तो स्वाइप करते रहेंगे और फिर ये चलता रहेगा। आपका दिमाग उसी चीज़ में ऑक्यूपाइड रहेगा। पोर्नोग्राफी इज़ ऑलवेज़ देयर, मतलब इंटरनेट पे तो है ही है, क्योंकि मोबाइल आपके हाथ में है। उस क्रिया के द्वारा आपको परमानेंटली तृप्ति नहीं मिलने वाली है। वो एक निरंतर प्रोसेस है, जब तक या तो आपका शरीर थक ना जाए, चाहे मेंटली हो या फिज़िकली हो, या आपको कोई बीमारी ना हो जाए। इन दोनों में से कोई एक बात है। चलिए अब आते हैं, जो 2 कहानियाँ मैंने आपको कही थी उस पे आते हैं। पहली कहानी एक ऐसी लड़की की है, तो मैं जहाँ पढ़ा हूँ उनमें से किसी एक कॉलेज में वो हमारी जूनियर थी। कोई ख़ास जिगरी दोस्ती नहीं थी, बट हाँ मैं उनको जानता था। वो काफ़ी मानती थी, उनका जब भी मन करता था वो आती थी, बातें करती थी अपने उनके जीवन के समस्याओं के लेकर, क्योंकि वो किसी से उनको लगाव हो गया था और वो रिश्ता नहीं बन पा रहा था किन्हीं कारणों से, तो उस बारे में आती थी और काफ़ी रेंट करती थी, वो आके बोलती थी। फिर मैं एक शहर में गया जहाँ वो काम करती थी, तो मैं भी काम के सिलसिले में उस शहर में गया था। तो वो वहाँ काम कर रही थी, तो उन्हें पता चला कि मैं आया हूँ उन शहर में, तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया एक बार बात करने के लिए ऐसे ही। अब वो जो लड़की हैं वो भारत के एक ऐसे शहर से आई हैं जो एक धर्म स्थल है और काफ़ी फेमस है, बहुत फेमस है। उत्तर भारत का एक धर्म स्थल है जहाँ से वो आती हैं। जब वो आई थी कॉलेज में, वो नॉनवेज नहीं खाती थी, और दारू सिगरेट की तो बात छोड़ ही दो। कॉलेज में रहते रहते जब तक उन्होंने कॉलेज छोड़ा तो वो नॉनवेज भी खाने लगी थी, पर दारू सिगरेट तब तक शायद नहीं लिया था जितना मुझे पता है। बैक टू द सिटी जहाँ पर मैं उनसे मिला, तो अब उन्होंने निकाला अपने पर्स से सिगरेट और चालू किया फूंकना। और मैं बिल्कुल भी सिगरेट स्मोक नहीं करता हूँ, मैं काफ़ी असहज हो जाता हूँ सिगरेट के जो उसका गंध है उससे, बट शायद उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बट फिर उन्होंने चालू कर दिया सिगरेट स्मोक करना, और फिर उन्होंने कुछ कहानी मुझे बताई। कहानी कुछ इस प्रकार है। वो जो लड़की हैं वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, जिस प्रोजेक्ट में उनका एक सीनियर कुलीग है जो उनसे हायर पोजीशन में है, उनके साथ उनका लगाव बढ़ता है, और लगाव धीरे धीरे फिज़िकल रिलेशन में बदलता है। फिर उनमें शारीरिक संबंध जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। तो उनका जो कहना था कि ये प्रोजेक्ट चलता रहा और उनके बीच में ये जो शारीरिक संबंध था वो भी चलता रहा। प्रोजेक्ट के ख़त्म होने के आने तक उनके टीम में कई ऐसे दूसरे लोग थे, कुछ जूनियर्स भी थे, जो इन लड़की की तरफ जिनका आकर्षण था,
अब वो प्रोजेक्ट के एंड के दिनों में उनके प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ एक पार्टी रखा गया था। तो वहाँ पर होता ये है कि एक वन ऑफ द जूनियर जो इन लड़की की तरफ इंटरेस्ट रखते थे, तो वो अपना मूव है वो आगे बढ़ते हैं इनकी तरफ और बात करते हैं, एंड देन फिर दे किस ईच अदर इन दैट पार्टी, एंड आफ्टर दैट दे गेट इनटू फिज़िकल होते हैं वो लोग। और ये चीज़ जो है उस पार्टी में जो सीनियर कुलीग थे वो देख लेते हैं और उनको ये अच्छा नहीं लगता। ही फील्स वेरी जेलस ऑफ दिस होल इंसिडेंट एंड फील्स वेरी पिस्ड अबाउट दिस होल इंसिडेंट। तो अब वो क्या करते हैं कि इनको बोलते हैं कि आप उनसे दूर रहिए वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे। कौन बोलते हैं? वो लड़के जो सीनियर कुलीग थे वो इस लड़की को बोलते हैं कि उनसे दूर रहिए वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो अब ये बोलती हैं कि उनसे फ़ोन पे बात हुआ एक बार, वो आए और फिर उन्होंने कहा अगर आप उनसे दूर नहीं होंगे तो हमारे बीच में जो भी है आई एम नॉट गोइंग टू मूव दिस फॉरवर्ड, ये फिर होगा नहीं। और अब ये लड़की पैनिक हो गई और मुझे ये बोल रही थी कि बताओ मेरा क्या इसमें कसूर है कि वो भी तो मेरे साथ में रिलेशन में है और ऊपर से वो शादीशुदा हैं। दैट्स द थिंग, जो सीनियर कुलीग हैं वो शादीशुदा हैं और वो अपनी शादी से, ऐसा भी नहीं है कि वो बाहर आना चाहते हैं शादी से, बिल्कुल नहीं, इज़ वेरी मच इनटू दैट मैरिज। तो ये लड़की का ये कंप्लेन था कि वो तो उनका तो बीवी है तो उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अब वो जो जूनियर बंदा था उनको भी लगाव है इसके प्रति, इनको भी थोड़ा बहुत लगाव है, बट शी इज़ नॉट फिज़िकली दैट इंक्लाइन टूवर्ड्स दैट जूनियर गाय। अब इनको वो फिज़िकल संभोग जो है इन सीनियर कुलीग से चाहिए, एंड इट वाज ऑल केओस उनके दिमाग में। अब आप खुद सोचिए कि जब आप बिना सोचे, कोई बिना उस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, बिना सोचे आप रिश्तों में कूद जाएंगे, अपने शरीर को एक व्यभिचार का घर बनाएंगे, तो कहाँ से किसको किसके ऊपर ट्रस्ट आएगा? क्या पता जो जूनियर लड़का उनको भी पता हो इनके बारे में, एंड ही जस्ट वांट्स टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। चलो ठीक है भाई, इनके साथ तो वो हैं ही फिजिकल, तो मैं भी हो लेता हूँ उसमें, क्या पता, वी डोंट नो, आई एम जस्ट गेसिंग। नहीं भी हो सकता है, मे बी दैट जूनियर गाय इज़ सीरियस अबाउट इट। तो अब ये है कि माजरा कि उनका जो दिमाग है पूरा का पूरा इस चीज़ को लेकर काफ़ी असमंजस में है और दिमागी संतुलन जो है वो स्टेबल नहीं है, एंड शी इज़ जस्ट रैंटिंग अबाउट इट नॉन स्टॉप, दैट सब मेरा यूज़ कर रहे हैं, मेरा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप होने क्यों दे रहे हैं? पहली बात, आपको कुछ सुख दिख रहा है, जो सुख है नहीं वो सुख आपको दिख रहा है, उसके पीछे आप जा रहे हैं। तो आपको ज़बरदस्ती इसमें किसी ने नहीं घुसाया, आप अपनी मर्ज़ी से गई हैं, एंड नाउ यू आर सीइंग द एंटायर सिचुएशन। इसमें सारे फंसे हुए हैं और सारे गलत दिशाओं में फंसे हुए हैं। एक शादीशुदा किया हुआ बंदा वो खुश नहीं है अपनी बीवी से, एक 23 साल की लड़की इतने सारे जगह पे रिश्ता रख रही है और किसी एक जगह पे भी पूरी तरह से मतलब दिमागी तौर से सेट नहीं है कि मुझे यहाँ पर अपना फ्यूचर दिख रहा है, वो भी नहीं है। एक जूनियर लड़का है, उसको भी बस अब वही चाहिए कि भाई भोग मिल जाए किसी तरीके से। तो ये तो हुआ पहला वाक़या कि क्या हो रहा है जब आप इतने सारे फिज़िकल रिलेशन में जाएंगे। विश्वास किसी का भी किसी के ऊपर नहीं रहेगा, चाहे आप सत से जाएं असत से जाएं, यहाँ पर तो अब ट्रस्ट तो बिल्कुल किसी के ऊपर नहीं है। दूसरा वाक़या कुछ ऐसा है कि मैं वृंदावन गया था, तो पहली बार वृंदावन गया था, तो वहाँ पर एक टूरिस्ट सेंटर करके जगह है, वहाँ पर मैं रुका हुआ था। और वहाँ 2-3 दिन रुकने के बाद एक बंदा जो है वो आते हैं उस जगह पे, व्यक्ति, और वो मतलब एक ऐसा है, वो एक बड़ा सा हॉल था, वहाँ पर बहुत सारे बेड लगे हुए थे, तो यू कैन जस्ट टेक एनी वन ऑफ द बेड एंड स्टे देयर। अब वो बंदा वहाँ पर बैठ रहे हैं, खाली इधर उधर हो रहे हैं। हम तो चले गए बाहर घूमने के लिए, फिर मतलब दर्शन के लिए हम चले गए। फिर हम जब शाम को आए, देख रहे हैं कि बहुत शराब का जो गंध है वो आ रहा है। हमें पता चल गया कि उनसे ही आ रहा है,
अब वृंदावन में बैठे कहाँ से वो शराब लेके आए, पिए, और फ़ोन लगा रहे हैं, फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं और खूब गाली गलौज कर रहे हैं फ़ोन पे। तो कान में आता रहा उनकी बातें, तो पता चला कि वो किसी एक लड़की से बात कर रहे हैं, जो लड़की किसी एक दूसरे पुरुष के साथ एक दूसरे शहर में किसी एक होटल में हैं वो, और वो इनको गाली कर रहे हैं कि मतलब ऐसा क्या हो गया, तुम उसके साथ क्यों जा रही हो, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, अभी भी करता हूँ, अभी भी करूँगा आगे, तुम क्यों उसके साथ हो। मतलब वो ऐसा हो रहा था, उनको समझा भी रहे थे, बुझा रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे उनके सामने, और फिर गालियाँ दे रहे थे। फिर फ़ोन कट हो रहा था, फिर एक दूसरा कोई नंबर था शायद, वहाँ से फ़ोन करके, ऐसा उनके साथ पूरा टाइम चल रहा था। अब अचानक से फिर से उन्होंने फ़ोन लगाया, फिर अब जो लहज़ा था बात करने का वो थोड़ा बदला। यहाँ पर किसी और जन के साथ बात कर रहे थे, इट सीम्ड कि वो और एक लड़की के साथ बात कर रहे थे। अब इस बार जो टोन था, ऐसा लग रहा था कि कोई जाना पहचाना लड़की है जिनसे बात कर रहे हैं, मतलब कोई रिश्ते वाला है उनसे बात कर रहे हैं, और उनको बोल रहे हैं कि देखो तुम्हें घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। तो वहाँ से पता चल गया कि ये अपनी बीवी से अब बात कर रहे हैं। अब उनकी बीवी को बोल रहे हैं कि देखो आपको तो पता है मैं ख़राब हो गया हूँ, बट आप चाहो तो मुझे सुधार सकते हो, मैं सुधरने के लिए तैयार हूँ, आप वापस घर आ जाओ, आपके बिना कुछ नहीं हो सकता है, आप ही मुझे सुधार सकते हो, मैं वादा करता हूँ मैं सुधर जाऊँगा। ये बहुत सारा बहुत कुछ वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे अपनी बीवी को, और बातों से पता चला कि उनकी बीवी जो है वो मायके चली गई हैं। सेम वे जब बीवी से बात ख़त्म होता है, फिर इस लड़की को फ़ोन करते हैं, फिर उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, गिड़गिड़ाने के बाद फिर गाली गलौज करते हैं। ये पूरा रात चलता रहा वृंदावन में बैठे। आप सोच सकते हैं वृंदावन में बैठे कोई आया व्यक्ति जो वृंदावन में बैठे ये कर रहा है। और वृंदावन आया क्या, जब वो आए तो किसी व्यक्ति से वो बोल रहे थे कि हाँ मतलब वो मैंने प्रेमानंद जी के बारे में भी सुना है, तो सोच रहा हूँ कल जाके उनसे मिलूँगा, मतलब जाऊँगा दर्शन करूँगा। ये वो कहीं नहीं गए, वो 2 दिन रुके, वो कहीं नहीं गए। पूरा समय उन्होंने यही किया, फ़ोन पे गाली गलौज किया बस, और वहीं पड़े रहे। आई एम जस्ट सेइंग दैट क्या फ़र्क पड़ता है आपके दिमाग के ऊपर, क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके दिमाग के ऊपर जब आप इतने सारे लोगों के साथ फ़िज़िकल रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि अब तो आप काम वासना से पीड़ित हो, आपको तो वही चाहिए, आपको वो शरीर चाहिए, क्योंकि आपको वो शरीर भोगना है। बेसिकली भोगना तो आपको अपने आप को है, बट वो निमित्त उस शरीर को बनाना है, उस शरीर को निमित्त बनाकर आपको अपना शरीर भोगना है, बस यही है। तो इतना ज़्यादा जब आपके अंदर काम वासना होगी, आपके अंदर एक जलन बढ़ती है, आप आग की तरह तप रहे होते हैं, आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं है कि आप क्या करना चाह रहे हो, कैसे करना चाह रहे हो, क्यों करना चाह रहे हो, और एक गलत मार्ग में आप चलते जा रहे हो। ना मानसिक शांति है और ना ही शारीरिक शांति है, आप फंस गए हो एक लूप में, और वहाँ पर आपको बचाने वाला कोई नहीं, क्योंकि आपको खुद अपने आप को बचाना पड़ेगा। जब तक आप खुद राज़ी नहीं होंगे कि मैं इस चीज़ से निकलूँ, अपनी ज़िंदगी को एक सही दिशा दूँ, तब तक आपको कोई बचाने वाला नहीं आने वाला है। बहुत पहले एक फ़िल्म आई थी शाहरुख खान की आलिया भट्ट के साथ। वहाँ पर वो एक साइकोथेरेपिस्ट है या साइकेट्रिस्ट जो भी है, और वो आलिया भट्ट जो मेंटल स्ट्रेस से गुज़र रही थी, तो उनको एक सजेशन देते हैं कि इट्स ओके टू ट्राई। जब हम कोई चेयर ख़रीदने से पहले 100 जगह घूम के उस पे बैठ के हम देखते हैं, तो हम जब कोई रिश्ता बनाते हैं तो हमें भी वैसा करना चाहिए। भाई वो चेयर है, वो एक जड़ वस्तु है, हम इंसान हैं, मानव हैं, हम एक चीज़ नहीं होता है। हाँ, अगर आपका बैठने से आपका अगर मतलब ये है कि नहीं बातचीत करो, आचरण देखो, अपने दायरे में रहो, 6 महीने 8 महीने कोई शारीरिक संबंध बनाने की ज़रूरत नहीं, नापो जानो फिर उसके बाद संबंध बनाओ, देन आई एम ओके विद दैट। बट अगर यही है कि शारीरिक संबंध बना के ही आपको जानना भांपना है कि भाई वो बंदा सही है कि नहीं है, तो फिर मेरे हिसाब से तो एग्जाम्पल गलत है। और मुझे जितना याद है, शाहरुख खान को जब ये चीज़ पूछा गया था किसी इंटरव्यू में, उन्होंने पर्सनली ये चीज़ बोला था कि मुझे तो ये चीज़ नहीं पसंद है, मतलब आई एम अ वन वुमेन मैन, मुझे ये सब इतना चीज़ पसंद नहीं है।
जितने दूर तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है या आगे पहुंचेगी, उन सब से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, अपने शरीर को व्यभिचार का घर ना बनाएं। हमारे अंदर हमारी जो चेतना है बहुत पावरफुल है। हम जो जो चीज़ कर सकते हैं ना, वो हमारे इमेजिनेशन से भी बहुत ऊपर है। तो हम अगर इन्हीं चीज़ों में फंस जाएंगे कि दारू पी लो, सिगरेट पी लो, सेक्स कर लो, कोई भाग रहा है लड़कियों के पीछे भाग रहा है, कोई लड़कों के पीछे भाग रहा है, भोगों के पीछे भागना, तो भाई आप इसी चक्र में फंसते रह जाओगे। जैसे एक कहावत है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये चलता रहेगा चक्र, ऐसे ही पैदा होते रहोगे और इसी चक्र में घूमते रहोगे, फंसते रहोगे। आपको नहीं पता, शायद इस जन्म में आपको लग रहा है कि मुझे बहुत सुख मिल रहा है, मेरे पास धन दौलत है, मेरे पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं, मैं भोग रहा हूँ सब कुछ बड़े अच्छे से, मेरे जीवन में कोई दिक्कत नहीं आ रहा। हो सकता है इसी जीवन में आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आ जाएं अचानक से, और हो सकता है कि इस जीवन में ना आए बट अगले जीवन में आ जाए, वो आपको तो नहीं पता। अगर आप इस चीज़ का काउंटर करके ये बोलेंगे कि अगले जीवन किसने देखा है, तो आपको नमस्कार, आपकी सोच को नमस्कार। जिनको बदलना है, सुधरना है, वो अपने जीवन को सतराह पर, सतमार्ग पर लेके आएँ। मुझे लगता है कि अभी आज वो समय है, वो दिन है जब आप ये सोचना शुरू करें कि मुझे इन चक्करों में नहीं फंसना है, मुझे अपने जीवन को सही राह पे लगाना है, एक जीवन को सत उद्देश्य देना है और एक अच्छा जीवन बिताना है। कोई भी भोगों से वो तृप्ति आपको नहीं मिलने वाली है। जैसे एक रसगुल्ला खाने के बाद या 10 रसगुल्ला खाने के बाद या 30 रसगुल्ला खाने के बाद आपको ये तो नहीं हो जाएगा भाई हो गया, जीवन भर का मेरा हो गया, अब तो मैं नहीं खाने वाला। शायद हो सकता है 1 महीने बाद आपको फिर से वो दिमाग में आ जाए। तो उसी तरह है, भोगों में कोई परमानेंट सुख नहीं रखा है, और यहाँ तक कि इस पूरे संसार में कहीं भी परमानेंट सुख नहीं है। एक जगह वो है जब आपकी चेतना जो है, जो परमात्मा तत्व है उससे जुड़ती है, जो हायर पावर है, हायर एनर्जी है, जब उससे जुड़ती है, सिर्फ उसी में ही आपको सुख अनुभव होगा। अब अपने आप को हम अगर उसके सरेंडर करते हुए एक सही मार्ग पे सही दिशा में चलें, तो हमारा जो जीवन का, ये जो मानव जीवन का उद्देश्य है, वो सफल हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि मैंने किसी को अपने मंतव्य से आहत नहीं किया। आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी प्रतिक्रियाएं हो, कृपया मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर आपको लगा कि मैंने सही कहा तो आप इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी अपनी जो मत हैं वो रख सकें और मुझे पता चले कि कहीं मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं बोल गया। तो आप लोग बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल।